डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र बहुविकल्पी प्रश्नों की आज की इस सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं और सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने की इन प्रश्नों की पूरी संभावना बनी हुई है। इसलिए वीडियो में अंत बने रहिएगा, यह आपके लिए ही बहुत ही मददगार होगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है उसे जरूर ज्वाइन कर लें। 950 690 285 7 इस नंबर को ज्वाइन जरूर कर लें। और इस नंबर को ज्वाइन होने के बाद आप लोग कभी भी ग्रुप को लेफ्ट मत करिएगा, क्योंकि देखिए ये जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें स्टडी का मटेरियल आपको नियमित रूप से मिलता रहेगा। अभी आप लोग लेफ्ट मार दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो इसका प्रॉफिट मिलने वाला रहेगा आपको, उससे आप वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए कभी भी लेफ्ट मत मारिए ग्रुप को। अभी मैं कुछ दिनों में अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि हमारे ग्रुप में कितने मेंबर्स जुड़े हुए हैं। उन सभी लोगों का मैं एक बनाऊँगा वीडियोज़ आप सभी लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन से हमारे स्टूडेंट्स हैं। और वे सभी हमारे डियर स्टूडेंट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे साथ लगे हुए हैं, चैनल पर नियमित रूप से अपने वर्क को कर रहे हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जो कि इस प्लेटफॉर्म पर कई बच्चे हैं जो कि लगे हुए हैं हमारे साथ नियमित रूप से इस चैनल के प्रसार में, तो उन पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और जिस ज़िले से जो बच्चे हैं, जहाँ से सपोर्ट जिनका मिल रहा है, हम उन सभी पर बात करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को, अर्थशास्त्र के आज के बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज को। पहला हम लोग का प्रश्न है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है, यह कथन किसका है। देखिए, मुद्रा जानते हैं कि अर्थव्यवस्था का मतलब ही क्या होता है। अर्थशास्त्र जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, यानी पूरी अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन जिसमें हम लोग करते हैं, वो पूरा का पूरा मुद्रा पर ही डिपेंड होता है मुख्य रूप से देखा जाए तो। मुद्रा वह धुरी है, मुद्रा एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि जिसके चारों ओर जो अर्थ विज्ञान होता है या आपका अर्थशास्त्र जो होता है वो चक्कर लगाता है। यह जो कथन है किसका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह कथन है। देखिए, किसी का कथन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो दिया गया जो आपका इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर अ है पीगू का, ऑप्शन नंबर ब है मार्शल का, ऑप्शन नंबर स है किन्स का, ऑप्शन नंबर डी है हाम का। तो जो ऑप्शन नंबर द दिया गया है वो हाम का है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। मार्शल का ही यह कथन है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। यह अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण कथन जिसके द्वारा दिया गया है, उनका नाम मार्शल है। तो पहले प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा हम लोग का प्रश्न है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ साथ निकृष्ट वस्तुओं की मांग में क्या होता है। जो दिया गया आपका ऑप्शन है इसमें, देखिए जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है और ये जो प्रश्न का कलेक्शन निकाला गया है बहुत ही सिलेक्टिव है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इन प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो प्रश्न को एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ साथ निकृष्ट वस्तुओं की मांग में क्या होता है। जो दिया गया ऑप्शन नंबर अ है, में वृद्धि होती है, में गिरावट या कमी होती है, स जो है स्थिर रहती है, द जो है अज्ञात रहती है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ साथ जो होता है निकृष्ट वस्तुओं की मांग में क्या होता है, गिरावट होता है या उनमें हमको कमी देखने को मिलती है। तो दूसरे प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर ब है वह करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा हम लोग का प्रश्न है, एक बाजार उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वस्तु की मांग में क्या होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक बाजार उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वस्तु की मांग में क्या देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर अ जो दिया गया है, वस्तु की आपूर्ति से कम होती है, ब जो होता है वस्तु की आपूर्ति से अधिक होती है, स जो है वस्तु की आपूर्ति के बराबर होती है, द है वस्तु की आपूर्ति से असंबद्ध होती है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा, वस्तु की आपूर्ति के बराबर होती है। जाहिर सी बात है, प्रश्न देखिए उस संतुलन किसे कहते हैं हम लोग, जब यही मांग वस्तु की जैसे मांग बढ़ रही है और वस्तु की आपूर्ति भी उसी के बराबर हो रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं संतुलन की अवस्था बनी हुई। और उसमें किसी का भी अगर उलटफेर देखते हैं हम लोग तो यह संतुलन की अवस्था क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। तो संतुलन के लिए देखिए सीधी सी बात है कि जब वस्तु की मांग बढ़ेगी तो वस्तु की आपूर्ति भी अगर उसी के बराबर होगी तभी क्या होगा, वह बाजार का संतुलन की अवस्था कहा जाएगा। तो देखिए तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। चौथा हम लोग का प्रश्न क्या दिया गया है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, इसे बाजार कीमतों पर हम लोग देखते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद को। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से यदि हम लोग मूल्यह्रास को घटाएं तो क्या हम लोग को प्राप्त होता है। प्रश्न को एक बार फिर सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से यदि हम लोग मूल्यह्रास को घटा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा। दिया गया जो चौथे प्रश्न का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर अ है आपका राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर ब है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमतों पर,
स है व्यक्तिगत आय, द है व्यय योग्य प्रयोज्य आय। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो जब भी कभी हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाते हैं तो सदैव जो हम लोग को मिलता है, प्राप्त होता है, वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। तो चौथे प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर ब है वह करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ने से पहले यदि वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आ रहा है आपको तो इसे लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके अपने पास रख लें, और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि याद रखिएगा शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। और जो मैंने आपको बताया हुआ है एक व्हाट्सएप नंबर, उसे ज़रूर सेव कर लें, 950 690 285 7। यह जो व्हाट्सएप नंबर है यह आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। और जो इसमें लोग जुड़ेंगे तो देखिए उन लोगों को पूरी व्यवस्थाएं इनमें मिलेंगी, और नियमित रूप से उनको जो नोट्स हैं, नोट्स का PDF भी उनको मिलता है इसमें इजीली। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये आप ग्रुप बना हुआ है उसमें कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है, तो फ्री में आपको ज्वाइनिंग होना है इसमें। तो इसके लिए आपको, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान है या किसी को भी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है, तो आप ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस नंबर को वायरल भी करें। तो पाँचवें प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। पाँचवां हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, करेंसी नोटों को निर्गमित करने का एकमात्र अधिकार निम्नलिखित संस्था को है। जो दिया गया इसमें ऑप्शन नंबर अ है बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ब है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, स है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर द है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जाहिर सी बात है जब आपको कोई भी पाँच का नोट, 10 का नोट, 20 का 25 का नोट आप नोट निकाल कर देखिए, उसमें देखिए ऊपर ही लिखा रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी जो करेंसी नोटों को निर्गमित करने का एकमात्र अधिकार जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। यानी देखा जाए तो भारत का एकमात्र ऐसा बैंक है जो कि सरकारी है, उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे हम RBI के नाम से भी जानते हैं, और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इसका जो RBI का मुख्यालय है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो महाराष्ट्र में है, मुंबई में। तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पर है? मुंबई में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय बनाया गया है। तो पाँचवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर द जो है वो करेक्ट हो जाएगा। छठवें प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। छठवां हम लोग का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार से संबंधित अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? प्रश्न को एक बार फिर सुन लीजिए, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार से संबंधित अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? जो दिया गया आपका ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर अ है बैट, ऑप्शन नंबर है GST, ऑप्शन नंबर स है बिक्री कर, ऑप्शन नंबर द है मनोरंजन कर। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा, GST। तो देखिए एक राष्ट्र एक कर एक बाजार से संबंधित जो अप्रत्यक्ष कर है उसी का नाम GST है। छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। छठवें प्रश्न में मैं आपको 2 प्रश्न देता हूँ। पहले तो हमें ये आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में कि GST का पूरा नाम क्या है, यानी GST का फुल फॉर्म बताना है आप लोगों को। और दूसरा प्रश्न ये है कि भारत में GST कब लागू किया गया, ये आपको बताना है। दूसरी चीज़ आपको बतानी है GST का फुल फॉर्म। तो ये दोनों प्रश्नों का जो आंसर है कमेंट बॉक्स में हमें तुरंत ज़रूर दें, ताकि देखें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो फिर आप बताइएगा जैसा, तब आप लोग को पूरा दिया जाएगा, नहीं GST का पूरा फुल फॉर्म आपको बताया जाएगा। GST पर मैं पूरा पार्टिकुलर बात करूँगा। छठवें प्रश्न का देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं वो 7वें प्रश्न की ओर। 7वां हम लोग का प्रश्न है, राजस्व प्राप्तियों की अपेक्षा राजस्व खर्च व्यय का आधिक्य कहलाता है। प्रश्न को फिर से एक बार सुन लीजिए, राजस्व प्राप्तियों की अपेक्षा राजस्व खर्च जो हम लोग व्यय कर देते हैं का आधिक्य क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर अ जो दिया गया है तरलता अनुपात, ऑप्शन नंबर ब है राजस्व घाटा, ऑप्शन नंबर स है बजटीय या वित्तीय घाटा, इसे हम लोग कहते हैं। द जो है शुद्ध निवेश हो जाएगा। तो देखिए जो राज्य प्राप्तियों के अपेक्षा अगर राजस्व खर्च हम लोग का बढ़ जाता है, या जो भी राज्य सरकार होती है अगर उसका अधिक हो जाता है, उसमें राजस्व खर्च बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं राजस्व घाटा हो गया। यानी इसका जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो राजस्व घाटा में करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, जितना आपके पास अर्निंग नहीं आया, जितना धन आपने कमाया नहीं, उससे ज़्यादा आपने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि आपको घाटा वहाँ पर होगा ही होगा। तो यहाँ पर भी वही बातें देखिए, प्रश्न भी है, लेकिन ये आपका क्या है, एक राष्ट्र को मतलब राष्ट्र पर है या एक प्रांत को लेकर बात किया जा रहा है, एक प्रदेश को लेकर बात किया जा रहा है। तो एक प्रदेश के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो राजस्व प्राप्तियों की अपेक्षा राजस्व खर्च का अधिक जो होता है वही राजस्व घाटा कहलाता है। तो 7वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं हम लोग 8वें प्रश्न की ओर। 8वां हम लोग का प्रश्न जो है, मौद्रिक अधिकार अथवा सरकार द्वारा जारी मुद्रा जिसे लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता क्या कहलाता है? प्रश्न को एक बार फिर सुन लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। मौद्रिक अधिकार अथवा सरकार द्वारा जारी मुद्रा जिसे लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता
क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर A है मुद्रा गुण, ऑप्शन नंबर B है संकुचित मुद्रा, ऑप्शन नंबर C है विधि ग्राह्य मुद्रा, या जिसे हम लोग वैध मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। द जो आपका हो जाएगा अवैध मुद्रा। तो देखिए 8वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, विधि ग्राह्य मुद्रा, या इसे हम लोग वैध मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। तो यदि भारत सरकार यदि देखिए जारी करती है इस मुद्रा को, तो इसे लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता। यदि कोई इनकार करता है तो उसके खिलाफ जो होता है वो कार्रवाई भी हो सकती है। तो 8वें प्रश्न का जो इस प्रश्न में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां हम लोग का प्रश्न है, एक वक्र जिस पर सभी बिंदु संयोग भी हम लोग कहते हैं उपभोक्ता की समान संतुष्टि प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। एक वक्र जिस पर सभी बिंदु उपभोक्ता की समान संतुष्टि प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर A है अनधिमान वक्र, ऑप्शन नंबर B है मांग वक्र, ऑप्शन नंबर C है कीमत रेखा, ऑप्शन नंबर D है उत्पादन रेखा। तो देखिए इस प्रश्न में जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, अनधिमान वक्र। देखिए इन सभी लोगों का मैंने कुछ अर्थशास्त्र में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वक्र थे मैंने उन पर भी बात किया हुआ है कि आपको जो भी एक अर्थशास्त्र में मैंने वीडियो बनाया हुआ था उसमें कि कुछ महत्वपूर्ण वक्रों को मैंने खींचकर वहाँ पर आपको दिखाया हुआ था। कीमत रेखा को देखिए, मांग या उत्पादन रेखा का वक्र जो है, मांग वक्र क्या होता है, मांग की लोच क्या होता है, मांग की लोच का क्या वक्र होता है, इन सभी पर मैंने बाकायदे वीडियोज़ बनाए रखे हैं। आप जाइए अर्थशास्त्र के प्लेलिस्ट को देखिए, वहाँ पर आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आपका वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। फिलहाल में जो हम लोग का यहाँ 9वां प्रश्न दिया गया है, तो 9वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर A जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की ओर, और आज के इस सेशन का हम लोग का यह अंतिम प्रश्न भी रहेगा। और एक बार मैं आपसे फिर विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को खास तौर पर अपने उन मित्रों पर जरूर शेयर करें जो कि इकोनॉमिकल भी करें। तो इकोनॉमिकल जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या आप जितने भी आपके क्लासमेट हैं उन लोगों पर इस वीडियोज़ का लिंक ज़रूर शेयर कर दें। और थोड़ा सा भी वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक से क्या होता है, एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है। और इसे शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। जब तक आपका देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन है 4 महीने 6 महीने, उसके बाद आपकी तैयारियाँ होंगी, या अपने कंपटीशन लेवल में आप जब चलेंगे, कम्पिटिटिव एग्जामों की भी तैयारियाँ देखिए कराई जाती हैं, तो आप लोगों के लिए काम देने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी अपने पास जरूर रखें। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। 10वां हम लोग का प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र के अभ्युदय प्रवर्तक का श्रेय जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अभ्युदय या प्रवर्तक का श्रेय किसे जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसे यदि आप इसको नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में मैंने देखिए यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा। अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी आपके प्रश्न हैं या प्लेलिस्ट आप खोज लीजिए अर्थशास्त्र का, वहाँ पर मैंने समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पूरा का पूरा बाकायदा डिस्कशन किया हुआ है। यहाँ पर देखिए हम लोग की बात हो रही है बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज को, और हम लोग उन प्रश्नों पर बात करते हुए ये देखिए सटीक नंबर मिलते हैं आपको। 10 प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे और एक नंबर के सभी होते हैं। कभी इसमें नंबर कटने की कोई संभावना नहीं होती है। यदि 10 आपने गेस कर लिया, सही पूरा लगा दिया, तो 10 आपका समझ लीजिए पहले ही एक्यूरेट मिल गया। लेकिन वही दीर्घोत्तरी में अगर आपको 10 नंबर का कोई प्रश्न मिलता है, आप कितना बेहतर लिखेंगे, लेकिन आपको 7 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर या बहुत ज़्यादा होगा 9 नंबर देगा कोई। 1 या 2 नंबर जो भी टीचर एग्जामिनर होता है वो माइनस ज़रूर करता है, लेकिन यहाँ पर बहुविकल्पी में आपका कभी कटौती नहीं होती है। इसलिए छोटे प्रश्न जो हैं बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न देखिए क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र के अभ्युदय प्रवर्तक का श्रेय जाता है, किसे जाता है? जो दिया गया आपका ऑप्शन नंबर A है मार्शल को, ऑप्शन नंबर B है रॉबिन्स को, ऑप्शन नंबर C है किन्स को, ऑप्शन नंबर D है पीगू को। तो देखिए 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, किन्स को देखिए जाता है ये। यानी समष्टि अर्थशास्त्र के अभ्युदय या प्रवर्तक का श्रेय जो जाता है वो किन्स को दिया जाता है, या जो समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जो जाने जाते हैं किन्स ही हैं वो। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये रहे 10 महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र के बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्नों की आज की यह सीरीज आपको कैसे लगी इसके बारे में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ आपको जिस सब्जेक्ट में डाउट है, जो प्रश्नों में डाउट है, उस ग्रुप में आप जुड़ जाते हैं 950 690 285 7। तो इस ग्रुप के थ्रू आप हमारे तक उसको क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, दे सकते हैं। यदि ग्रुप से आपको आपत्ति है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खोलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर उन प्रश्नों का सुझाव या तो अपने तर्क वितर्क जो भी रहेगा आप उसमें भी हमें दे सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारे जो मेंबर्स हैं वो रेगुलर रूप से देखते रहते हैं कि नहीं आप लोगों ने क्या दिया है, उस पर फीडबैक आपको ज़रूर मिलेगा, या जैसे जो भी आप रिस्पॉन्स देते हैं तो उस पर फीडबैक आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में भी जाकर उन चीज़ों को बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी का नियमित रूप से अध्ययन करिए, और उसके साथ ही साथ मेरा एक काम ज़रूर करिए मेरे फीस के रूप में, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।